हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेकिजी एकेडमी पर। और आज लेक्चर नंबर 2 ये रहेगा, चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक। शुरू करते हैं बस सीधा। हाँ जी, कल इस क्वेश्चन पर थे हम। ठीक, देखो आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। पढ़ा है? उसके अंदर हमने अभिक्रियाएं पढ़ी थी, अपघटन, योगज। तो उसमें एक अभिक्रिया थी असमानुपातन, है ना? असमानुपातन। तो असमानुपातन का मतलब क्या था वहां पर? हाँ, जिसमें किसी एक ही तत्व का उपचयन और उसी एक तत्व का अपचयन हो रहा हो। ठीक, तो यहां पर भी वही है। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है? पहले आप एग्जाम्पल देख लो इसका। देखो, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर Mn की, वो 6 है। लेकिन जब इससे उत्पाद बना तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई? 7। और Mn की ही ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई? जब कभी भी ऑक्सीकरण अवस्था किसी एक ही तत्व की बढ़े भी और घटे भी, तो उसे ऑक्सीकरण अवस्था में असमानुपातन कहते हैं। बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसने आंसर क्या दिया है। जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम तथा उससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी हो, मतलब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये अपने से उच्च वाले से भी और अपने से कम वाले से भी कम स्थायी है। तो जब अपने उच्च से भी कम स्थायी हो और अपने से कम से भी कम स्थायी हो, ठीक, तो उस स्थिति में जब हम इसे आजादी देते हैं तो क्या करता है? अपने स्थायी अवस्था की तरफ को चलता है। और इसकी स्थायी अवस्था इससे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था पर भी है और इसकी स्थायी अवस्था इससे कम ऑक्सीकरण अवस्था पर भी है। तो ये दोनों अवस्थाओं में टूट जाता है। दो अलग अलग जो है अपने ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं एक साथ, तो इसे बोलते हैं असमानुपातन। उसी शब्द से रिलेट है। ठीक, तो जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम और उससे तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी हो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में कम स्थायी हो, तो उसका असमानुपातन होता है। ठीक, उदाहरण मैग्नीज की 6 दी है, ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज ये दी है 7 तथा मैग्नीज की तुलना में। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप याद कर लेना एक बार बस। ठीक, मेन बात क्या है? मेन बात है असमानुपातन याद आया या नहीं आया। हाँ, मेन क्या है? असमानुपातन याद आया या नहीं आया? बैग में है क्या कुछ? सोना साना रखा होगा बीच में तो रख देना साइड से, आराम से रिलैक्स होकर बैठ। हम्म आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी, पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि Cu पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है। एक चीज बताओ, कोई चीज जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं होगा? ठीक, क्योंकि वो उससे ऊपर या उससे नीचे स्थिति में ज्यादा स्थायी होगा। भाई जैसे Cu पॉजिटिव है, ठीक, कॉपर का जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखना। कॉपर का क्या होता है? शक्ति वी क्रोमन फी कोनी, क्यों 29। ठीक, तो जब जरा समझो, जैसे Cu है तो 4s तो 0 हो गया और 3d 10 हो गया। भाई इसका जो पॉजिटिव का लिखा ना मैंने, ठीक, अगर इसकी मूल अवस्था देखी जाए तो 4s1 3d 10 है। ठीक, तो 4s, अगर Cu पॉजिटिव की बात करूंगा तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 है। ठीक, तो कह रहा 3d 10 है लेकिन फिर भी ये स्थायी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जलीय अवस्था में स्थायी नहीं है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझो, अगर किसी का पॉजिटिव आयन बनाया तो उससे क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला। और जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर Cu पॉजिटिव बनता है। ठीक, अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा। तो जब हम कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हमने क्या किया? कॉपर लिया, ठीक, उसका उध्रुपातन कराया, उध्रुपातन कराने के बाद उस पर आयनन एंथैल्पी दी और उसके बाद जैसे ही जल में डाला, तो जैसे ही जल में डालते हैं तो उसके द्वारा दी गई ऊर्जा, जो हमने ऊर्जा दी है, वो उससे कम ऊर्जा रिलीज करता है। ठीक, उससे कम ऊर्जा रिलीज करता है। अब इसका कारण भी क्या है? कारण ये है कि जो हमने उसे ऊर्जा दी है ना ज्यादा, ठीक, तो जैसे ही हम उसे जल के अंदर डालते हैं तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो Cu पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देती है। मतलब जैसे हमने उसे आयन के अंदर डाला, जल का, जब उसका जल योजन करा, सीधी सी बात यह है, उसका क्या किया? जल योजन करा।
तो जब हमने उसका जलयोजन करा तो जलयोजन करने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, तो वैसे उससे ऊर्जा निकलती है ज्यादा बाहर, हमने दी है उसे ज्यादा जबकि निकली है, तो जो हमने वो ज्यादा एनर्जी दे रखी है ना, ठीक, क्वेश्चन ये है कि कम क्यों निकली, फिर दूसरी एनर्जी कहां गई। तो जो हमने एनर्जी दे रखी है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो दे रखी है, वो Cu को Cu पॉजिटिव बनाने के लिए दे रखी है, लेकिन वो दी गई ज्यादा एनर्जी उस Cu पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है, यानी कि Cu के बाद डायरेक्ट Cu2 पॉजिटिव बनता है, Cu पॉजिटिव बनता ही नहीं, क्योंकि जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जलयोजन एंथैल्पी है, वो उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और पर्याप्त है। तो जैसे ही जल में डालते हैं तो Cu पॉजिटिव से क्या बन जाता है, वो Cu2 पॉजिटिव। बात समझ में आई? देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है एक बार। देखो जी, यहां पर देखो, जैसे दो कॉपर एक्वस फॉर्म में दे तो वो क्या बनाएगा, डायरेक्ट कॉपर एक्वस और कॉपर सॉलिड। कुछ गड़बड़ होगी क्या? यहां पर आना चाहिए Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, छूट गया इसमें, है ना। तो क्या आना चाहिए यहां पर, Cu2 पॉजिटिव और कॉपर सॉलिड बना के देता है, क्योंकि जब हमने Cu से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो ऊर्जा दी उसे, जो उसे एनर्जी हमने दी है, वो एनर्जी उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी पर्याप्त हो जाती है। तो साथ के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है जल में डालते ही, जलयोजन एंथैल्पी के कारण निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cu2 पॉजिटिव को अगर जल में डालते हैं तो जो जलयोजन एंथैल्पी है वो उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देती है। पढ़ते हैं क्या दिया है। एक जलीय माध्यम में Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव से अधिक स्थायी है, ठीक। ऐसा इसलिए है क्योंकि Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई अगर मान लीजिए Cu पॉजिटिव है और मैं Cu2 पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव की उच्च जलयोजन ऊर्जा इसके लिए क्षतिपूर्ति करती है, ठीक। मतलब जो Cu2 पॉजिटिव के लिए जलयोजन एंथैल्पी है ना, इसकी पूर्ति कर देती है जो एनर्जी हमने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक। Cu2 पॉजिटिव की उच्च जलयोजन ऊर्जा इसके लिए क्षतिपूर्ति करते रहता है। जलीय विलयन में Cu पॉजिटिव आयन रुकता ही नहीं, वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट आयन अस्थिर होता है और यह अनुपातहीन रूप से Cu2 पॉजिटिव और Cu देता है बस, ठीक है ना। तो जब Cu पॉजिटिव को जब हम जल के अंदर डालते हैं तो उसकी जो जलयोजन एंथैल्पी है, ठीक, वो Cu पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। इसमें Cu2 पॉजिटिव मतलब Cu पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट इसमें Cu2 पॉजिटिव में, जिस कारण Cu पॉजिटिव स्थिर जलयोजन में स्थिर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। और मैं फिर से कह रहा हूं आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, जुगेतु, ठीक। लैंथेनोइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखो मैंने आपको कहा था लैंथेनोइड श्रेणी की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो इसमें से एक एग्जांपल है सीरियम, ये क्या ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ठीक। तो वो मैंने अलग से मेंशन कर रखी है आपके नोट्स में कि कौन +2 दिखा रहा है और कौन +4 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसे मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं बात को। आगे, लैंथेनोइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनोइड आकुंचन अधिक होता है, ठीक। एक्टिनोइड आकुंचन अधिक होता है, क्यों, ठीक। तो कह रहा है लैंथेनोइड आकुंचन के मुकाबले, ठीक, एक्टिनोइड आकुंचन ज्यादा होता है, ठीक। लैंथेनोइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनोइड आकुंचन अधिक होता है, क्यों। या एक्टिनोइड आकुंचन क्या है, पहले बताओ लैंथेनोइड आकुंचन क्या है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं, ठीक, तो जैसे जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक, तो उसके ऊपर आवेश बढ़ने के कारण आकार कम होता चला जाएगा। लैंथेनोइड श्रेणी के लिए लैंथेनोइड आकुंचन बोलते हैं और एक्टिनोइड श्रेणी के लिए एक्टिनोइड आकुंचन बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखो एक्टिनोइड में यानी कि कौन सी श्रेणी, 7वां आवर्त, एक्टिनोइड में 5f कक्षक भरे होते हैं। इन 5 कक्षक का यानी कि 5f ही रहा होगा, 5f इन 5f कक्षक का 4f कक्षक यानी कि लैंथेनोइड की तुलना में खराब परिरक्षण प्रभाव होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, हाँ, यानी कि जो बाह्य कोश है, ठीक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जब अंदर की तरफ भरते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अपने बाह्य कोश वाले को। परिरक्षण प्रभाव या इसे ही आवरण प्रभाव बोल देते हैं, ठीक। अब वो कह रहा है
कि जो उसने कहा एक्टिनोइड में 5f कक्षक भरे होते हैं, जैसे कि है इन 5f कक्षक का 4f कक्षक की तुलना में खराब परिरक्षण होता है। 5f वाले अपने इलेक्ट्रॉन को 4f के मुकाबले कम परिरक्षित करते हैं। कम परिरक्षित करेंगे, ज्यादा परिरक्षित करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेंगे वे? बाहर की ओर, और बाहर की ओर भेजेंगे तो आकार ज्यादा होगा, और कम परिरक्षण करेंगे तो बाहर की ओर कम भेजेंगे, बाहर की ओर कम भेजेंगे तो आकार उतना ही कम होगा। तो यही उसका रीजन है। ठीक, खराब परिरक्षण प्रभाव होता है। इस प्रकार एक्टिनोइड के मामले में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला, ठीक, इलेक्ट्रॉन भाई अगर एक्टिनोइड के मामले में, जब एक्टिनोइड की बात कर रहे हैं, बाहर को फेंकने वाला बल कैसा है? कम। तो उसके ऊपर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय बल कैसा है? ज्यादा। ज्यादा है तो वे कैसे आएंगे? उनका आकार ज्यादा तेजी से कम होगा। तो वही बात ही कह रहा है। ठीक, इस प्रकार एक्टिनोइड के मामले में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी परमाणु आवेश, ठीक, लैंथेनोइड द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रभावी अनुभव किए जाने वाले प्रभाव से काफी अधिक है। भाई अंदर को खींचने वाला प्रभाव, उनका बाहर को फेंकने वाला प्रभाव कम है, तो अंदर को खींचने वाला प्रभाव ज्यादा है। ठीक, तो किसका ज्यादा है? एक्टिनोइड का। किसका ज्यादा है? एक्टिनोइड का। ठीक, तो अगर प्रभाव बाहर को फेंकने वाला कम है तो फिर वो अंदर की तरफ खींचेंगे। यही बात वो क्या भी रहा है, क्या कह रहा है? इस प्रकार एक्टिनोइड के मामले में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी परमाणु आवेश लैंथेनोइड्स द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रभाव से काफी अधिक है। ठीक है ना? इसलिए लैंथेनोइड की तुलना में एक्टिनोइड में आकार का संकुचन अधिक होता है। जब अंदर की तरफ का प्रभाव ज्यादा होगा तो वो जल्दी सिकुड़ेंगे। इसी वजह से लैंथेनोइड का आकार मतलब कम तो होता है, लेकिन एक्टिनोइड का उनसे भी ज्यादा तेजी से कम होता है। ठीक है ना? बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? अब चलते हैं इस पर। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लिखो जरा सभी लोग, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले इनके परमाणु क्रमांक लिखो और फिर इनके क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखो भाई सभी लोग, सभी लिखो फटाफट। परमाणु क्रमांक इनके पता होने चाहिए आपको, है ना? इन सबके परमाणु क्रमांक आपको पता होने चाहिए, और फिर उनके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अपवाद, अपवाद को ध्यान रखना, अपवाद पे क्या है? देखो, सबसे पहले तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो परमाणु क्रमांक 24। ठीक, और ये अपवाद है ना? अगर इसे मूल अवस्था में देखा जाए तो मूल अवस्था में ये है आर्गन 18 तक हो गया। फिर उसके बाद 4s1 3d5। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 4s1 के निकलेंगे। मतलब अगर मैं इसी का 3+ रूप देखूं तो इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s से जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे? तो क्या बन जाएगा ये? आर्गन 4s0 3d3। कोई दिक्कत? सेकंड देखते हैं, कॉपर। कॉपर का बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 39। अपवाद है, ठीक, 29। हाँ 29। तो ये आ जाएगा आर्गन 4s1 3d10। लेकिन जब इसे +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाएगी, अच्छा Cu पॉजिटिव है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकलेगा? इस कक्षक से। तो ये क्या बन जाएगा? आर्गन 3d10। सिंपल है इतना, ठीक। सेकंड, अच्छा सेकंड ये था, ये थर्ड है। तो सेकंड देख लो, क्या नाम है इसका? प्रोमेथियम। ठीक, परमाणु क्रमांक क्या है इसका? ठीक, किस में आएगा ये? हाँ, तो इसका बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? छठे आवर्त में आएगा। ठीक, तो छठे आवर्त के लिए इससे पहले देखो, पांचवें आवर्त में अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक, हीना, नीना और आर्गन।
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, जिनोन, जिनोन और रेडोन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये पीएम किस में आएगा? ये आएगा छठे आवर्त में। तो पांचवें आवर्त के निष्क्रिय गैस आएगी। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जीरोन, XE आएगा, XE। और XE का इलेक्ट्रॉन की परमाणु क्रमांक क्या रहा होगा? इसका रहा होगा 2, फिर प्लस क्या करेंगे 8, यानी कि 10, फिर प्लस 8 करेंगे तो 18, फिर प्लस 8 18 करेंगे तो 36, फिर 18 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। देखना इसका परमाणु क्रमांक 52 ही है क्या? हमने गलत जोड़ दिया क्या? 18 18 54, हाँ सॉरी, ठीक। तो ये आ गया 54 तक, तो यहाँ पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा S, है ना? जैसे इससे बाहर आएंगे तो S कक्षक आएगा। आवर्त सारणी के आधार पर देखो ना, नहीं तो पैटर्न समझ ही नहीं पाने के आप। ठीक, अगर देखा जाए जैसे इसमें आती है ना वो फॉर्मेट, इसमें नहीं है वो फंक्शन। हाँ, तो क्या आ जाएगा 6S2, कितने हो गए? और फिर आएगा सीधा सीधा F श्रेणी, सीधा F। तो ये आएगा 4F, है ना? कितने हो चुके? 6, 56, और आगे कितना बचा है? 5। तो कितना बैठेगा? 4F5। चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसे कुछ है क्या? इसका है, पीएम का है ना? ठीक, ये तो दिया ही नहीं इसने। अच्छा, PM3 पॉजिटिव भी तो है, PM3 पॉजिटिव है, PM3 पॉजिटिव, PM3 पॉजिटिव। एक बार देखना कौन सा आवर्त में आ रहा है? छठे आवर्त के F ब्लॉक में ही तो आ रहा है। तो क्या बन जाना चाहिए? अगर इसका 3 पॉजिटिव करो तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या बनाएगा ये? XE54, और हमारे हिसाब से बनाना चाहिए 4F4, 4F4 बनाना चाहिए इसे, ठीक। लेकिन कहीं ये कोई अपवाद तो नहीं है? ये बनाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हम्म, तो F श्रेणी में जा रहा ना ये तो। डी का आ ही नहीं रहा इसमें कुछ भी। 0 और 1 बाद में आते हैं, पहले F में ही भर जाते हैं, ठीक। एक बार बुक में देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, बुक है किसी के पास? नहीं, मेरे पास ही होगी बुक तो। एक बार बुक में देख लेते हैं, गलत करने से बेहतर है कि बुक में देख लिया जाए एक बार, क्योंकि F श्रेणी के बारे में जनरली हम स्टडी नहीं करते, है ना? और इसमें मुझे लगा है दे भी नहीं रखा है उसमें। ये रहे, मिले मिले मिले। किसके बारे में था हमारा? PM 4F, सही है बिल्कुल, ठीक, सही है। तो यही आ रहा है भी अपना, तो सही कर रहे हैं हम। ये था ना PM प्रोमित, देखो, खुल जा सिमसिम। देखो, PM 4 6S2 और 4F5 ये लिख रखा है हमने, ठीक। और उसके बाद इसका Ln3 पॉजिटिव देखो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल गए और एक निकल गया F से, तो क्या बचेगा? बस 4F4, 4F4, ठीक है ना? चलिए, तो सही चल रहा है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा है, मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सी, क्या नाम है इसका? सीरियम,
सीरियम किस में आएगा ये? एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में, है ना? किस में आएगा? एफ ब्लॉक में। वापस देखते हैं जरा एक बार। परमाणु क्रमांक 58, एक बार और देखते हैं। 58 है ये रहा। कहां गया? सीरियम, ये रहा। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो क्या बनेगा? इसमें अपवाद है, तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको। क्या आएगा? 4F1, मतलब पहले तो हम लिखेंगे 6S2, फिर लिखेंगे 5D1 और फिर लिखेंगे 4F1, है ना? तो अगर इसका 3 पॉजिटिव देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, तो क्या बनेगा? 4F1। इसे अलग से मेंशन कर लेना। ठीक, क्या है? 4 पॉजिटिव, तो खत्म ही हो गया, तो बिल्कुल निष्क्रिय गैस बन जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा सीई, सीई, सीई। सी का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 58। अब 58 है, अब यही क्या हो जाएगा? 4 पॉजिटिव, यानी कि सीई 4 पॉजिटिव। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या बना के दिखाएगा? 54। और 54 तो निष्क्रिय गैस के लिए है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल जिनोन, जिनोन 54 पर रुक जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद पांचवा, कोबाल्ट। ठीक, हाँ जी, डी ब्लॉक के बारे में हमने बहुत अध्ययन करा है, तो उसके लिए तो हमें कोई टेंशन ही नहीं कभी भी। ठीक, कोबाल्ट देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक वो परमाणु क्रमांक 27, शक्ति विक्रोमन फीको, हाँ 27 हो गया। अपवाद वो है नहीं, तो ये बनेगा आर्गन 4s2 3d7। ठीक, अब देखा जाए कितना है? 2 प्लस है ना, और 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही खत्म, तो बनाएगा CO कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो बनाएगा 3d7। कोई दिक्कत? आगे बताओ। आर्गन, अच्छा हाँ ये लिख लेना, कोई नहीं, है ना? उसके बाद आया ल्यूटियम, हाँ ल्यूटीशियम, कौन से नंबर पे था ये? 71। कौन से उस पर पहुंचेगा ये? लेंथेनॉइड में, है ना? तो लेंथेनॉइड में पहुंचेगा, और लेंथेनॉइड में पहुंचेगा ये किसमें? 71 में, यानी कि जिनोन तो हो गया, जिनोन कह रहा हूं, हाँ जिनोन हो गया, हाँ जिनोन का हो गया 54। फिर उसके बाद चलो वापस वहीं पे चलते हैं। ठीक, अच्छा एफ ब्लॉक क्या बेफिक्र रहना, एफ ब्लॉक के जनरली पेपर में नहीं पूछता हूँ। ठीक, ये तो बस हम सीख रहे हैं अपने लिए। ये रहा ल्यूटीशियम, है ना? ल्यूटीशियम, ये रहा। ठीक, तो ये भी एक अपवाद है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि लास्ट का है तो पूरा भर जाएगा, और ये हो जाएगा 5d1। और अपवाद क्या है? 14 के 14 इलेक्ट्रॉन आने, तो एक पहले उसे क्या बोलते हैं? लेंथिनियम, लेंथेनम, लेंथेनम को डी में भर के ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर 15 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसमें, समझो ना भाई। 4f14 है, समझो 4f14 है, तो 14 के 14 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। और अगर ये देखा जाए लेंथेनोइड श्रेणी में, तो लेंथेनम जो होगा वो 15वां तत्व रहा होगा शुरुआत से, अगर देखा जाए तो वो obvious सी बात है कि D1 में तो भरना ही भरना पड़ेगा, नहीं तो 15 के 15 इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ी देर जाएंगे। ठीक, तो अब उसने कितने निकाले? इसमें से कितना था? +2। तो जब +2 निकालेंगे तो पहले तो निकलेगा सबसे बाह्यतम कोश में, की बस 6s2 में से निकल जाएगा 4f14 और 5d1, है ना? ठीक, हाँ जी, ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम का क्या हो गया? जिनोन तो ये हो ही गया। अब वो क्योंकि पूरा भरा हुआ है, सबसे अंतिम पहला तत्व तो याद करने के लिए बताया था मैंने। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा जिनोन हो गया। उसके बाद क्या बनेगा? ये बनेगा 6, अरे कहां भाग रहा भाई? 6s2 3d1, और ये हो जाए, सॉरी 5d1 4f14। और जब जैसे ही हम इसका क्या करेंगे? Lu2 पॉजिटिव की बात करेंगे, Lu2 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोश में निकलेगा जो कि 6 है, तो यह रहेगा 5d1 4f14। बोलो इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद आया Mn2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम, मैग्नीज क्या होता है?
25, अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2, अपवाद थोड़ी है, और 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s में से निकलेंगे, तो ये तो मूल अवस्था का था, तो ये आ जाएगा आर्गन 3d5। कोई दिक्कत इस बात में? अब कौन सा रह गया? थोरियम। ठीक, थोरियम देखो कौन से उसमें आएगा, 9, हाँ, एक्टिनोइड का सबसे आखिरी का तत्व थोरियम। अच्छा, और सबसे आखिरी का क्या है? लोरेंशियम। ठीक है, तो वापस चलते हैं वहीं पे। एफ ब्लॉक वाले साहब बिल्कुल निश्चिंत रहना, पेपर में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बुक के क्वेश्चन है तो मैं करा रहा हूं, और आएगा भी तो यही आएगा, है ना? अगर आएगा तो यही आएगा जो एनसीईआरटी में है, उससे बेफिक्र रहना, है ना? ये रहा। थोरियम का कितना पॉजिटिव चाहिए था? 4 पॉजिटिव, है ना? थोरियम का 4 पॉजिटिव चाहिए था, ये रहा। अरे कहां जा रहा? थोरियम देखा जाए तो 3d2 7s2 और 4 पॉजिटिव है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? 5f इसमें आना चाहिए, 5f नहीं, ये तो नहीं है। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने ना, तो 6d में से भी निकलेंगे। अच्छा, ये अपवाद है। ठीक, तो 3 किस में से निकलेंगे भाई? 6d, पहले तो 7s में से 2 निकलेंगे, फिर इसमें से निकलेंगे, तो ये तो खत्म। तो जो f बचेगा वो तो उसमें तो 0 हो गया ना, तो 5f 0 हो जाएगा उसका। इसके 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना अभी तक, अपवाद के कारण d में चले गए। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका क्या? 5f 0। प्रारंभ में क्या था वो लिख देता हूं एक बार यहीं पे, है ना? तो प्रारंभ में था वो कितना? 7s2 और 6d2। जैसे ही +4 करा तो +4 होते ही चला गया 5f0 में। ठीक है ना? तो ये जो बुक वाले हैं ये याद कर लो, कोई बात नहीं, है ना? जो बुक वाले हैं उतने याद कर लो। ठीक है, चले गए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2 के यौगिक Fe2 पॉजिटिव के ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में, ठीक, Mn2 पॉजिटिव के यौगिक Fe2 पॉजिटिव के यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी है, क्यों? देखो, अगर मैं Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, यदि मैं Mn2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो वो है Ar। ठीक, वैसे तो होगा 3d, सॉरी, ये होगा आपका 4s2 3d5, तो 2 निकाल लिख के तो 4s2 तो खत्म। ठीक, और Fe2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? Ar, और क्योंकि Fe2 क्या हो गया? 4s2 3d6, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 रह गया। अब समझो, हमें पता है कि जो अर्धपूरित होता है और जो पूरित भरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, वे ज्यादा स्थायी है, वही बात ही कह रहा है। हम जानते हैं कि आधे भरे हुए और पूरी तरह से भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए +2 अवस्था में Mn का D5 स्थिर विन्यास है। Mn का जो D5 है, ठीक, +2 अवस्था में ये ज्यादा स्थायी है भी? +2 अवस्था में यही तो ज्यादा स्थायी है। यही कारण है Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण करने पर वो मना करता है। ठीक, वहां पर क्या कह रहा है? उसने कहा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में, यानी कि मुझे उसे बनाना है, दूसरी +3 बनाना है, तो मना करेगा, क्योंकि +2 अवस्था में क्या है? वो ज्यादा स्थायी है, तो +3 होने के लिए तो मना करेगा ना। ठीक, तो वही बात यहां पर कह रहा हूं, क्या कह रहा है कि Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत के लिए प्रतिरोध दिखाता, मना करता है, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव पे तो ज्यादा स्थायी है ना, वो Mn2 पॉजिटिव पे ज्यादा स्थायी है। साथ ही Fe2 पॉजिटिव में 3d विन्यास होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए इसमें से कम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका, और यानी कि +3 हो जाएगा, तो वो तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जाए। ठीक, वो क्या चाहता है? कि इलेक्ट्रॉन
जाए तो जो Fe2 पॉजिटिव होता है उसका ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है, ठीक, जबकि Mn2 पॉजिटिव का ऑक्सीकरण थोड़ा लेट, वो करना ही नहीं चाहता, ठीक, तो वो क्या कह रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से इसका विन्यास अधिक स्थिर 3d5 विन्यास में बदल जाता है, इसलिए Fe2 पॉजिटिव आसानी से Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समझो क्या कह रहा हूं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के लिए मतलब हमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था बनानी है उनकी, ठीक, ऑक्सीकृत होने के लिए Mn2 पॉजिटिव के यौगिक Fe2 पॉजिटिव की तुलना में अधिक स्थायी क्यों, ठीक, मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं वो नहीं होना चाह रहा, ठीक, Mn2 पॉजिटिव के यौगिक Fe2 पॉजिटिव के यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी क्यों, ठीक, तो Mn2 पॉजिटिव के ऑक्सीकृत होने की स्थिति में ज्यादा स्थायी है, मतलब वो मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं जाना चाह रहा वहां पर, ठीक है ना। जबकि Fe2 वाले कह रहे हैं अगर हमारे से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हमारा जो कोश है जो डी कोश है वो अर्धपूरित हो जाएगा, ठीक, तो ये वहां पर जाने में कम स्थायी है, जबकि ये वहां पर जाने में अपना स्थायित्व दिखाता है। तो यही बात वो कह भी रहा है, हम जानते हैं कि आधे भरे हुए और पूरे तरह से भरे हुए कक्षक अधिक स्थिर होते हैं, इसलिए +2 अवस्था में Mn का 3d5 स्थिर विन्यास है। यही कारण है कि Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण के लिए वो प्रतिरोध दिखाता है, मना करता है, क्योंकि वो कहता है भाई मैं ज्यादा स्थायी हूं। साथ ही Fe2 पॉजिटिव में 3d6 विन्यास होता है और एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से इसका विन्यास अधिक स्थिर 3d5 विन्यास में बदल जाता है, इसलिए Fe2 पॉजिटिव आसानी से Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण दिखाता है, ठीक, तो यानी कि Fe2 पॉजिटिव कम स्थायी है अगर उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं और Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्थायी है, तो वो यही कह रहा है कि अधिक स्थायी क्यों है वो Mn2 पॉजिटिव को जब Mn3 बना रहे हैं तो Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्थायी क्यों है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती है। देखो हमें तो हमारा जो स्थायित्व का क्रम है वो डी के आधार पर है, किसके आधार पर है, तो जितना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, ठीक, उतना ही ज्यादा वो स्थायित्व दिखाएगा। अब अगर हम उससे केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या कर रहे हैं तो उससे कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस का, तो डी तो भर ही रहा है ना, डी तो भर ही रहा है, तो जितना ज्यादा भरेगा जितना अर्धपूरित की तरफ को चलेगा उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। देखो ठीक, ये मैंने क्यों लगाया, अच्छा ये ऑक्सीकरण संख्या दिखाने के लिए बीच में गैप था इस वजह लगा, अबे गैप तो मैंने नहीं छोड़ा होगा ना, ठीक, देखो ये बस दिखाने के लिए कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह आसानी से देखा जा सकता है कि स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक, साथ ही स्कैंडियम से मैंगनीज जाने पर परमाणु क्रमांक 21 से 25 तक बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 से 5 तक की वृद्धि हो जाती है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, भाई वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 में अर्धपूरित की तरफ को ज्यादा चलेगा, ठीक, पहले 3 वो T2G या TEG वाला कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्धपूरित की वजह से होगा। इसी वजह क्या कर रहे हो, ज्यादा, भाई जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीकरण संख्या उतनी तो ज्यादा दिखाएगा। तो वो कह रहा है संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती है, ठीक, आगे इसमें और भी कुछ है क्या, हाँ ये जैसे देखो स्कैंडियम +2 की बात करें तो D1 एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक, टाइटेनियम की बात करें तो +2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सब है, ठीक, तो हम कहां से शुरू करेंगे, टाइटेनियम से शुरू करेंगे, ठीक है ना, ठीक, तो देखो D2 है तो क्या ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा +2, ठीक, उसके बाद इसमें देखो D3 तो इसमें कितने कक्षक अर्धपूरित है 3, तो वो +1 +2 भी दिखाएगा और +3 भी दिखाएगा, है ना भाई। अगर उससे हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दें तो D कक्षक तो अभी भी है, तो वो कितना +2 दिखाएगा 4s की वजह से और D3 की वजह से दिखाएगा +3, है ना। ऐसी Mn इसकी बात करते हैं क्रोमियम +2 की तो D4 है, ठीक, ऐसी Mn की बात करते हैं तो ये क्या D5 है, ठीक। इन धातुओं द्वारा 2, ये क्या लिख दिया मैंने, 45 इलेक्ट्रॉन की हानि से 45 नहीं होगा, ये 4s होगा। इन धातुओं द्वारा 2 4s इलेक्ट्रॉनों की हानि से +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है। कि +2 तो इसमें दिखा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे 4s से, है ना।
चूंकि प्लस टू अवस्था में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी टाइटेनियम +2 से बढ़कर Mn+2 हो जाती है। ठीक, मतलब कुल मिला के बात यह है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे? 4s से, स्कैंडियम को छोड़कर। ठीक, तो इसमें जो इनके डी कक्षक है वे तो झुके तू भरे हुए हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो वो 4s से निकलेगा, और डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या झुकी तू है, तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाएगा। इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ा लेकिन गया तो वो डी में। लेकिन जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करी तो इलेक्ट्रॉन निकले तो एस से, तो डी में तो बढ़े ही हैं, तो जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वो दर्शाएगा। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हो जाती है +2 अवस्था की स्थिरता बढ़ जाती है। ठीक, जैसे जैसे कक्षक अधिक से अधिक आधा भरा होता है, जितना ज्यादा वो आधे से आधा भरता चला जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है स्थिरता बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कक्षक जितना ज्यादा आधा भरता चला जाएगा उतना ही ज्यादा स्थायी होता चला जाएगा। मैग्नीज +2 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आधा भरा हुआ है वह कक्षक होता है। ठीक, तो अत्यधिक स्थिर होता है। ठीक है ना, जितना ज्यादा आधा भरेगा उतना ही ज्यादा स्थिर होगा, बस सीधी सी बात ये है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है? बाकी ये सब पीडीएफ में दूंगा, एक बार दोबारा से रीड कर लेना आप लोग, है ना। देखो यहाँ पे केवल मेन मकसद है आपको समझाना, पेपर में तो आप वही लिखेंगे जो आपके मन में आएगा, लेकिन इसके आधार पर सोचने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन की विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं? हाँ जी, कहां तक करते हैं? +7 तक, है ना। उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संक्रमण श्रेणी के पहले भाग के तत्व कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें मैंगनीज सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 प्रदर्शित करता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। अभी पूछे पीछे पढ़ाई है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा स्थायित्व वैसे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। यही बात उसने लिखी है, परमाणु क्रमांक के साथ साथ स्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है। तब तक होता है जब तक कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ना आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 5। ठीक, उसके बाद फिर घटने लगता है। ठीक, हालांकि स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, क्या दिखाता है? +3। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d1 होना चाहिए। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d1 है। इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को खोकर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, खोकर 3 पॉजिटिव बनाता है। स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत स्थिर है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉनों को खोने से यह स्थिर उत्कृष्ट गैस की आर्गन की प्राप्ति करता है। इसमें क्या दर्शाता है? +3। टाइटेनियम +4 और वेनेडियम +5 भी दर्शाता है, मतलब इनकी मैक्सिमम बता दी। इसी कारण से बहुत स्थिर है। ठीक है ना। मैग्नीज +2 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत स्थिर होती है मैग्नीज की। मैग्नीज क्या +2 से लेकर +7 तक वो स्थिर है। हालांकि सबसे ज्यादा स्थिर अवस्था कौन सी है? उसकी +2। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो आप लोग, क्या है मैग्नीज का? 4s2 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अगर 3 निकलेंगे तो 5वें इसमें डी से निकलेंगे, कब स्थायी हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा स्थायी किस अवस्था में हो? जब केवल 4s2 निकले, तो अर्धपूरित तो रहेगा ना। तो सबसे ज्यादा स्थिर किसमें है? +2, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था में बहुत स्थिर होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसका डी कक्षक आधा भरा होता है, अर्थात आर्गन 3d5 हो जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? इसे घड़ी को देखो, बंद पड़ी कई महीने से। इसके हिसाब से हमेशा 5 बजेंगे, ठीक है ना। वैसे टाइम हो गया तुम्हारा। चलिए, संक्रमण तत्वों के मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी कक्षक डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? ठीक, मतलब इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बतानी है, सीधी सी बात यह है। देखो 3d4 तो होता ही नहीं, बताओ। जब 3d4 होता है तो वह एस से लेकर 3d5 बन जाएगा, तो ये तो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। और इन सब की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ठीक, जैसे 3d3 है तो 3d3 +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 दिखाएगा, +5 दिखाएगा। ऐसे ही 3d5 याद करो, +2 ये मैग्नीज वाला है, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक, ऐसे 3d8 याद करो, 8 में बस लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक, तो वो क्या दर्शाएगा? +1 नहीं, +1 नहीं,
केवल +2 दर्शाएगा, +3 दर्शाएगा और +4 दर्शाएगा। देखना चलो एक बार, मैं लिख के लाया था इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है कहीं, बहुत सारे क्वेश्चन थे यार आज तो। ऑक्सीकरण अवस्था ये रही, देखो ये रहा +2, +3 और +4, याद रह जाएगा। +2 क्या है भाई, कितने हैं 3D4 है ना, नहीं 3D8, तो 3D8 है तो 2 ही तो कक्षक बच रहे पर लास्ट के, तो 2 खो के 4s के खो के 2 दिखा देगा, एक 4s का और एक 3D का खो के 3 दिखा देगा, एक 4s का और 2 3D के खो के 4 दिखा देगा। नहीं समझे? ठीक, चलिए कहां तक पहुंच गए थे हम? तो ये वाला हो गया, ये छोड़ दी गई। ठीक, और ये ऐसा कोई होता नहीं तो इस वजह से ये कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा। ठीक है जी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायनों का नाम लिखिए। ठीक, प्रथम श्रेणी के कुछ कुछ ऑक्सो धातु ऋणायन का नाम लिख दो। ठीक, ऑक्सो धातु ऋणायन जैसे V2O5, MnO4, Mn2O3, ठीक है ना, तो मैं इसमें इसमें स्लाइड में मेंशन कर दूंगा बस उन्हें सीधा सीधा। ठीक, जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी के वर्ग संख्या में के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर दो, तो मैं इसका जो आंसर होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो यहां तक की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ठीक, और लेंथोनॉइड आकुंचन आपको पता ही है, या ऐसे देखो, चलो ऐसे निपटा लो तो पता ही है तुम्हें सब कुछ। ठीक, लेंथोनॉइड आकुंचन क्या है, आकुंचन के परिणाम क्या है, तो लेंथोनॉइड आकुंचन क्या है, हाँ जैसे पढ़ लेते हैं फटाफट भाई। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं लेंथोनॉइड श्रेणी में तो वो भरते हैं 3D में। ठीक, सॉरी 3D में कह रहा हूं, लेंथोनॉइड आकुंचन यानी कि 5F में, है ना, किसमें भरेंगे 5F में नहीं 4F में, 4F में भरेंगे। हाँ 4F में भरेंगे ना, छठा आवर्त हो गया तो F तो n-2 दर्शाता है, तो 4F में भरेंगे। तो जब 4F में भरेंगे तो नाभिक के ज्यादा पास होने के कारण, नाभिक के ज्यादा पास होने के कारण उनका जो क्या बोलते हैं, नाभिक के पास होने के कारण उनका प्रभावी नाभिक बल ज्यादा होगा, तो वे ज्यादा अंदर खींच पाएंगे, इसे क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड आकुंचन। पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे हम लेंथोनॉइड श्रेणी में आगे 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 बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक लगातार 1 से बढ़ता जाता है। इसका अर्थ है कि एक परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को एक ही कक्ष में जोड़ा जाता है प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। समझा रखिए पूरी बात। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन के बढ़ने के कारण परमाणु आकर्षण में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण अंतर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ठीक, प्रतिकर्षण की तुलना में, प्रतिकर्षण मतलब वही जो मैंने परिरक्षण बताया था, उसकी तुलना में आकर्षण बल ज्यादा है। ठीक, प्रतिकर्षण तो है लेकिन आकर्षण बल उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा है तो प्रभावी नाभिक उसे अपनी तरफ को खींच लेगा, जिस कारण उसका आकार कम हो जाता है। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं लेंथोनॉइड आकुंचन। इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम यह है कि लेंथोनॉइड आकुंचन के कारण जो हमारी द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उनके बीच में जो आकार है उनका आकार बहुत कम है, मतलब लगभग दोनों का समान आकार दर्शाती है। ठीक, देखो परिणाम में देख लें, इसके परिणाम स्वरूप परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ लेंथोनॉइड के आकार में लगातार कमी आती है। अच्छा ये वाला नहीं लिखना, तो इसमें कह दिया कि इसके परिणाम स्वरूप कमी आती है, बाकी तुम वो भी लिख सकते हो। और जो इससे पिछली श्रेणी है यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, उनके जो संक्रमण तत्वों के जो आकार है वो लगभग एक समान हो जाते हैं, क्योंकि 14 तत्वों ने पहले ही आकार को क्या कर दिया कम, और जैसे ही हम पहुंचेंगे डी कक्षक में तो आकार ऑलरेडी कम मिलेगा, तो नए कक्षक के जुड़ने की वजह से भी आकार ज्यादा प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना। परिणाम, एक बार परिणाम पढ़ लेते हैं। दूसरी और तीसरी, वही बताया मैंने, दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के गुण भी समान होते हैं, त्रिज्या समान है, गुण भी समान है। लेंथोनॉइड का पृथक्करण लेंथोनॉइड संकुचन के कारण संभव है। लेंथोनॉइड का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब लेंथोनॉइड का पृथक्करण, लेंथोनॉइड पृथक्करण का मतलब हो गया इनका विभाजन, कि एफ ब्लॉक को हम अलग ही क्यों रख पा रहे हैं, लेंथोनॉइड को अलग क्यों रख पा रहे हैं। ठीक, तो वो उसके संकुचन के कारण रख पा रहे हैं कि भाई ऐसा डी ब्लॉक में नहीं होता, एसएस में ही हो रहा है केवल। ठीक, लेंथोनॉइड संकुचन के कारण ही लेंथोनॉइड हाइड्रोक्साइड की मूल शक्ति में भिन्नता होती है। ठीक, यानी कि जो LaOH है, LuOH3 है, ठीक, इनका आकार, इनकी जो शक्तियां है, जो इनका हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं उनकी जो पावर है, ठीक, वो क्या हो जाती है, क्षारीयता क्या हो जाती है, वो कम रहती है। ठीक है ना। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण पता है, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती है, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमण परिवर्तन दिखाती है। संक्रमण धातु ऐसा नहीं कि अंतिम कोश भरा हुआ, वो तो उन्हें कहा गया संक्रमण,
लेकिन इन्होंने संक्रमण क्यों कहा गया? संक्रमण का मतलब है परिवर्तन। तो ये एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक में कैसे गुण है? धातु, और पी ब्लॉक में कैसे गुण है? धातु। तो उन्हें जोड़ती है, तो उनके बीच में होने वाले संक्रमण को प्रदर्शित करती है। हाँ ठीक है जी। तो इन्हें संक्रमण क्यों कहते हैं? अगला डी ब्लॉक के तत्वों में कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी में तत्व में नहीं कहा जा सकता? पहला क्वेश्चन यही था, तो आप लिख लेंगे इसे, क्या होगा ऐसा? जिंक नहीं कहा जाता, कारण भी लिख देना उसका क्यों नहीं कहा जाता। संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है? भाई संक्रमण धातुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनमें या तो इलेक्ट्रॉन 3D में भर रहा होगा, मतलब डी में भर रहा होगा, या फिर डी में भर रहा होगा, या फिर डी कक्षक पूरा भर रहा होगा। जिनका डी कक्षक पूरा भर रहा है वे भी तो संक्रमण ही है। देखो क्या कह रहा है, संक्रमण धातुओं में आंशिक रूप से भरा हुआ डी कक्षक होता है, आंशिक रूप से, पूरा नहीं, थोड़ा भरा हुआ। अतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। गैर संक्रमण तत्वों में या तो डी कक्षक होता ही नहीं या पूरी तरह से भरा हुआ होता है, इसलिए गैर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा कुछ है, या तो NS वाला है या NH2P और पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना? चलिए NH2NP16, यानी कि देखो या तो वो S ब्लॉक का होगा या P ब्लॉक का होगा, और लिखना चाहो तो इसमें तुम ये भी लिख सकते हो S संक्रमण के लिए NH2, मतलब जैसे लिख रखा है NH2NP नहीं, इसे काट दो, NH2 ये हो जाएगा N-K1D10, ये भी लिख सकते हो, या फिर पूरा भरा होता है, या तो उसमें डी ब्लॉक होता ही नहीं, या फिर भरा हुआ होता है, तो वे गैर संक्रमण कहलाते हैं। ठीक है ना? लैंथोनोइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है? तो लैंथोनोइड्स के द्वारा कौन कौन सी प्रदर्शित की जाती है? +3, मुख्य रूप से +3 प्रदर्शित की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनके नाम देख लेना कौन कौन से हैं। ठीक, बस यहीं तक ही रखते हैं 8 पॉइंट। हालांकि ये भी कर सकते हैं हम, वो कह रहा कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? ठीक है ना? संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना? तो चलो इसे कल कोई देख लेंगे। बस 8.10 तक हो गया मान के चलो। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दूं मुख्यतः, एक बार मैं पूरा कर दूं इसे, मुख्यतः +3 होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 और +4 भी है। ठीक है ना? बस एक सेकंड। ठीक है भाई, तो कल को जो है क्लास नंबर 3 के अंदर मिलेंगे, कोशिश करेंगे 8, अच्छा ये 8 नहीं है, ये 4 है। मेरे पास जो पीडीएफ है वो पुरानी डाउनलोड है, तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है, पहले ये 8वें चैप्टर था, अब ये 4था चैप्टर है आपका, तो 4.10 है। तो कल को कोशिश करेंगे 4.11 से शुरू करके 4.22 तक करने की, और नेक्स्ट क्लास में से सारे खत्म कर देंगे, 32 या शायद 34 क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? चलिए बस टाटा बाय बाय।